हेलो। सो बाइनोमियल थ्योरम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी रेस टू एन को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर n प्लस वन टर्म्स निकलते हैं। उसके अंदर n प्लस वन टर्म्स निकलते हैं। तो उसका जो मिडिल टर्म है वो अपने को पता करना है। तो फंडा क्या है कि अगर n ऑड है तो n प्लस वन इवन होगा, और अगर n प्लस वन इवन होगा तो उस केस में दो मिडिल टर्म आएंगी, और अगर n इवन है तो n प्लस वन ऑड होगा और उस केस में एक ही मिडिल टर्म आएगी। तो केसेस बनेंगे इसके। तो मिडिल टर्म तो जब n इवन है तो वो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा ये अपने को बताना है। तो देखो ऐसे सोचो, n अगर मान लो 10 है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे 11, और अगर 11 टर्म्स हैं तो मतलब जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 टर्म होंगे। ये r इक्वल टू 0 पे आएगा, ये r इक्वल टू 1 पे आएगा, ये r इक्वल टू 10 पे आएगा। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो मिडिल टर्म में क्या होगा कि उसके लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो मिडिल टर्म है, तो देखो ये 5 इधर 5 इधर, तो 6 टर्म इज द मिडिल टर्म। तो 6 टर्म इज द मिडिल टर्म। तो यहाँ पर n जो है वो 10 है और 11 टर्म्स हैं। तो मिडिल टर्म कौन आ गया? 6th टर्म। पर इसका r कितना होगा? 5। r होगा इसका 5। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस r इज 5 यानी 10/2 विच इज n/2 अगर जनरल देखना चाहे तो। n अगर इवन है तो मिडिल टर्म के लिए r जो आएगा वो आएगा n/2, और टर्म कौन होगी? r प्लस वन यानी n/2 प्लस वन। सो दिस इज द मिडिल टर्म। नेक्स्ट n अगर ऑड है तो n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी। तो n अगर मान लो ऑड है 9 ले लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 टर्म आएंगे जो कि r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू 9 तक चलेगा। अब इस केस में दो मिडिल टर्म आएंगी 5 और 6। तो ये होगा r इज इक्वल टू 4 के लिए, और ये होगा r इज इक्वल टू 5 के लिए, क्योंकि t5 का मतलब होता है t4 प्लस वन, तो फॉर r इक्वल टू 4, और t6 मतलब t5 प्लस वन यानी r इज इक्वल टू 5 के लिए। तो ठीक है, तो 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ n माइनस 1/2, और 5 का मतलब हुआ n प्लस 1/2। तो मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे? तो एक आएगा r इज इक्वल टू n माइनस 1/2 के लिए, तो वो हो जाएगा n प्लस 1/2, क्योंकि r अगर n माइनस 1/2 है तो टर्म होगी r प्लस वन। सिमिलरली r जब n प्लस 1/2 आएगा तो टर्म आ जाएगा n प्लस 3/2। तो दीज आर द मिडिल टर्म। तो जब n इवन होता है तो एक ही टर्म आती है, जब n ऑड होता है तो दो टर्म मिडिल टर्म्स आती है, दो मिडिल टर्म्स आती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब है? जब उस बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करेंगे तो कोई टर्म की सब टर्म की वैल्यूज आएंगी, तो वो सारे टर्म की वैल्यू जो आएंगी उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही अपना आंसर यानी ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। x इज इक्वल टू 1/3 पर इफ x इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस 4x रेज टू 8। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस 4x रेज टू 8। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या मतलब है? जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे और x को 1/3 रख दोगे तो इसमें 9 टर्म निकलेंगी, 1 2 से लेके 9 टर्म निकलेंगे। तो जब x को 1/3 रखेंगे तो सबकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी।
तो अपने को बताना है सबसे बड़ा टर्म जो आएगा, तो अपने को वो ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं टी आर प्लस वन अपॉन आर टी आर निकालूंगा, यानी आर प्लस वन टर्म का और आर टर्म का रेशियो। तो कितना आएगा, 8 CR 4x रेस टू आर, और आर एट टर्म निकलेगा 8 CR माइनस 1 4x रेस टू आर माइनस 1। फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो 8 CR होता है 8 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस आर फैक्टोरियल। 8 CR माइनस 1 होगा 8 फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और 8 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो 8 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। एंड वो 4x, ये तो कैंसिल होके सिर्फ ऊपर 4x आ जाएगा। तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमेशा बड़े फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल रहता है, तो ये कैंसिल होकर नीचे आर आ जाएगा, ये कैंसिल होकर ऊपर 9 माइनस आर आ जाएगा। तो ये हो गया 9 माइनस आर इंटू 4 इंटू एक्स अपॉन आर। एक्स को रख दिया 1/3, तो आर प्लस 1 अपॉन आर एट टर्म का रेशियो आ जाएगा 9 माइनस आर अपॉन आर इंटू 4/3, पुट एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें आर की वैल्यूज पुट करेंगे। आर कहाँ से कहाँ तक जा सकता था, 0 से लेके 8 तक, तो आर जब 0 रखा तो ये आएगा T1 अपॉन T0, पर आर 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि T0 नहीं होता, तो T0 नहीं होता यानी 0 टर्म नहीं होता, तो आर अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, तो T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 कितना आएगा, तो आर को 1 रखा तो 9 माइनस 1 8, 32/3, और 32/3 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है T2 T1 से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि T2 टर्म जो होगा वो T1 से बड़ा आएगा, तो ये ऐसे ऐसे पता चलता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जहाँ चेंज होगी वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जहाँ ये इनइक्वालिटी चेंज होगी वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो ऐसे आर इक्वल टू 2 निकालेंगे, T3 ग्रेटर देन T2 आ जाएगा, आर इक्वल टू 3 पे T4 ग्रेटर देन T3 आ जाएगा, आर इक्वल टू 4 पे T5 ग्रेटर देन T4 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे आर इक्वल टू 5 पे T6 ग्रेटर देन T5 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अभी टर्म बेस बढ़ ही रहे, फिर r इज इक्वल टू 6 पे T7 लेस देन T6 आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, तो 6 टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो 6 टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, यानी r इक्वल टू 5 पे जो आएगा, तो 6 टर्म अपना ग्रेटेस्ट टर्म होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है, इसके एक्सपेंशन में 4th इज द ग्रेटेस्ट टर्म, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, तो फिर x की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि x दे रखा था, ग्रेटेस्ट टर्म पूछा था, इस बार ग्रेटेस्ट टर्म दिया है x पूछा है, तो ठीक है। तो 4th टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसका मतलब है तो T4 इज ग्रेटर देन T3 एंड T4 इज ग्रेटर देन T5, क्योंकि अगर 4th टर्म बड़ा है तो T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे ये सो ऑन, तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा और ये इधर रिवर्स हो जाएगी, तो 4th टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म, तो T4 इज ग्रेटर देन द T3, सेम T4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन T5, और ये एंड की कंडीशन है, तो लास्ट में इंटरसेक्शन लगेगा। तो अब अपन इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो T3 10C2 2⁸ 3 mod x, मॉड इसलिए लगाया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही चीज़ होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, तो देन देर इज अ मॉडुलस साइन, तो 3 mod x अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज लेस देन 4th टर्म 10C3 2⁻7 3 mod x by 8⁻3, 5th टर्म तो यानी 10C4 2⁻6 3 mod x by 8⁻4 लेस देन 10C5
2^5, अच्छा नहीं, फोर्थ टर्म है ना, तो 10c3 2^7 3 mod x by 8^3। तो ये अपन हमने जनरल टर्म से लिखा है इसको, तो इसको हमने जनरल टर्म के फंडे से लिखा है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2^7 2^8 का एक 2 आएगा, फिर ये भी पूरा कैंसिल होके एक ही बचेगा 3 mod x by 8। तो और 10c2 और 10c3 वो फैक्टोरियल में एक्सपैंड करके कर लेंगे। तो देखो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 लेस देन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 mod x by 8। 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इधर 8 बचेगा, इधर 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इधर 3 बचेगा, फिर इधर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, इधर 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो mod x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो mod x ग्रेटर देन 2। अब राइट साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 10 फैक्टर 2^6 2^7 इधर 2 बचेगा, इधर ये कैंसिल होके 3 mod x by 8 बचेगा, तो 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 mod x by 8 इज लेस देन 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल होके 4, 6 फैक्टोरियल कैंसिल होके यहाँ पे 7, तो ये आ गया 3 mod x by 32 इज लेस देन 2/7, mod x इज लेस देन 64/21। तो देखो mod x लेस देन, mod x ग्रेटर देन 2 का मतलब है, mod x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 के आगे -2 के पीछे, और mod x लेस देन 64/21 का मतलब है -64/21 और 64/21 के बीच में, और 64/21 2 से बड़ा है के बीच में, और हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में आएगा कॉमन पार्ट, तो x बिलोंग्स टू -64/21 से -2 यूनियन 2 से 64/21, और सब पे ओपन इंटरवल। दिस इज द आंसर।